हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 24 को। ठीक है, अगर 23 तक का सॉल्यूशन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए कितना सिंपल और शानदार और इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला है कि x इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी और y इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी और z इज इक्वल टू कोस ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है आपको ट्रिगोनोमेट्री में। देखो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, और वाई स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और जेड स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। हल कर लीजिए, यहाँ से देखिए तो साइन स्क्वायर ए कॉमन है तो साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बी और प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आपको एक चीज पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, यानी बीटा बोल सकते हैं, बीटा नहीं है यहाँ पर बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, तो अब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो फिर आपका आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो जाएगा 1, यानी आपका रिजल्ट आ गया 1। आप इसको देखते देखते कर सकते हो, यहाँ पर इतना सब लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, क्योंकि जब तक मेरा एक के कंप्लीट नहीं होगा तो मैं डरता हूँ लाइव करने से, ताकि मेरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं लाइव नहीं करता हूँ। हालांकि लाइव करने का ऑप्शन मेरे पास आता है, कुछ लाइव भी किया हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक के सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद लाइव करूँगा, तो आप लोग जल्दी से एक के सब्सक्राइबर करके मेरा कंप्लीट करवाओ ताकि मैं लाइव इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, बोला है 10 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से 3 गुनी थी। देखो ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, फादर और सन दिया है, फादर और सन। बोला है कि 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी थी, यानी फादर 3 यूनिट था तो पुत्र जो है 1 यूनिट था। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र में किस अनुपात में है, यानी वर्तमान उम्र किस अनुपात में। सिंपल क्वेश्चन। आपको एक चीज मैं हमेशा आपको इंडिकेट करता हूँ और संकेत भी देता हूँ कि एक चीज के बारे में एज प्रॉब्लम में हमेशा ध्यान रखिए, वो क्या चीज है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे मैं हूँ, मेरे पिता हैं, मैं यहाँ पर 10 साल का हूँ तो मेरे पिता मान लीजिए कि 35 साल के हैं। ठीक है, जब मैं 20 साल के हो जाऊंगा तो मेरे पिता हो जाएंगे 45 साल के, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं 10 वर्ष बढ़ा तो मेरे पिता भी 10 वर्ष बढ़ेंगे ना यार, तो 35 10 45 वर्ष। तो एक चीज आपको यहाँ से क्या कॉमन देखने को मिलता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 10 वर्ष बाद के जो उम्र में डिफरेंट है मेरे और मेरे पिता में 25 वर्ष का, वो आपको वर्तमान में भी उतना ही है, 25 वर्ष है। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैं या कोई अदर पर्सन दिया रहे, और जितना डिफरेंट मेरे और मेरे पिता के बीच में, मान लीजिए यही एग्जांपल लेते हैं, आज है, वो आप हजारों करोड़ों लाखों वर्ष के बाद भी देखिएगा ना मेरे दोस्त, तो डिफरेंट वहीं रहेगा। ठीक है, तो वो कंसेप्ट लगाइए। यहाँ पर देखिए तो 2 1 में कितना का डिफरेंट है, 1 का, लेकिन 10 वर्ष पहले आपको 2 का डिफरेंट है, ऐसा हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं जी, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंट तो बराबर होना चाहिए, तो इसमें 2 से, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। टोटल में हम देखें तो कितना का चेंज आया, 2 में से 1 गया 1, या फिर 4 में से 3 गया 1, 1 यूनिट का चेंज आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष का आपको चेंज दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 20। तो अब पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र किस अनुपात में है, तो अगर 10 वर्ष पहले की बात किया जाए तो 20 तिहाई 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 20 से कम 20 बरिस। लेकिन हमें 10 वर्ष पहले का अनुपात नहीं पूछा है, वर्तमान का अनुपात पूछा है, तो वर्तमान के लिए हम 10 वर्ष बाद आएंगे। ठीक है, ये तो 10 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष ऐड कर दिए दोनों में, तो हो गया आपको 70 और ये हो गया आपको 30। तो कितना रेशियो आ गया, 7 और 3 का। देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझाया हूँ, नहीं समझ में आता है फिर भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 बोला है a प्लस 1/में a इज इक्वल टू 7 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/में a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47 आपका हो जाएगा 47। इसमें क्या बताने वाली बात है यार, देखो x प्लस 1/x बराबर रहता है k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाता है आपको k स्क्वायर माइनस 2। अगर x 4 प्लस 1/में x के पावर 4 बराबर लिखना चाहें तो k स्क्वायर माइनस 2 और टोटल का हेड स्क्वायर माइनस 2। अगर x के पावर 4 प्लस 8 कर देते हैं और 1/में x के पावर 8 तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टोटल का होल स्क्वायर और माइनस 2, यानी स्क्वायर करके आप 2 घटा लीजिए। ऐसे आप जहाँ तक मर्जी करे तहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिया है a प्लस 1/में इज इक्वल टू 7, तो a स्क्वायर प्लस 1/में a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2 49 अरे 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत m से कितना ज्यादा हो जाएगा। इसका मैंने कंसेप्ट आपको RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 6A के पार्ट 1 में कराया है। अभी तक मेरे चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर को कंप्लीट किया है, वो है एवरेज, ठीक है। और एवरेज में ये चीज़ें आपको मैंने समझाया है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं पूरे RS अग्रवाल को भी कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि वहाँ पर मैं क्या समझाया हूँ आपको कि जब भी लगातार संख्याओं का औसत कहें ना मेरे दोस्त, तो जो बीच वाली संख्या होती है ना वही आपकी औसत होती है। इस चीज़ को मैंने डिटेल्स में किया है और यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझो कि यहाँ पर दिया है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है, तो बीच की संख्या जो है m हो जाएगी m। तो 5 संख्याएं लगातार है तो 2 संख्या इधर हो जाएगी और 2 संख्या इधर हो जाएगी और बीच वाला ये औसत हो जाएगा और a आपका यम दिया है। एकदम सिंपल कंसेप्ट। और बोल रहा है कि यदि अगली 3 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 8 संख्याओं का औसत यम से कितना ज़्यादा हो जाएगा। देखो तो 3 संख्या और शामिल कर रहे हैं 1 2 3। तो अब देखिए तो बीच में एग्जैक्ट कौन आ रहा है, यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 और 3 1 4 इधर से छांट लीजिए तो बीच में यहाँ पर ए आ रहा है, बीच में यहाँ पर, ठीक है। तो देखो तो m से ए 1 ज़्यादा है और ए आधा ज़्यादा होगा और ए 2 ए 3 ए 4 ए 5, यानी क्योंकि संख्याएं लगातार है तो ये हो जाएगा आपको m प्लस आपको 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आया जो औसत आया तो m प्लस 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत यम से कितना ज़्यादा है, तो मेरे दोस्त यम प्लस 1.5 यानी 1.5 ज़्यादा है ना। इससे आसान कुछ नहीं होता, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो एवरेज RS अग्रवाल पार्ट 1 एक्सरसाइज 6A का मैं लिंक दे दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर इस नियम को आप सीख सकते हैं। एकदम सिंपल तरीका से समझाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 समरूप वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको साइडेड एरिया निकालना है। देखो साइडेड एरिया कैसे निकल जा सकता है, अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल को घटा लें, यानी चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा लें तो आपका साइडेड एरिया निकल सकता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो वर्ग का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 5 5 5 5 5, ठीक है। तो हो जाएगा आपको भुजा 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा लीजिए उसमें से। तो मेरे दोस्त चारों चतुर्थांश जब बराबर बराबर है तो चारों चतुर्थांश मिलकर तो एक वृत्त बन जाएगा, बोलो हाँ। तो चारों चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बन जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट घटा लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हल कर लीजिए कि हल कर दें, देखिए 100 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, कुछ कटेगा कुछ तो कट नहीं रहा है, तो 700 माइनस 22 25 दूना के 50 के 16 25 दूना 50 5 55 और बट्टा में 7 तो कितना हो जाएगा 700 में से 550 गया, आपको हो गया 200 150 बट्टे में 7 यानी 7 दूना के 14 और बचा 1 तो 7 एकम 7 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोले कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर से दूसरे वर्ष में 410 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज कर सके, ठीक है। समझिए 5% वार्षिक
दर दिया है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5% यानी 5/100 यानी 1/20। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपका आ गया 20, सही है ना, 5/20 से 100, ठीक है, 20 सही है। अब बोला है कि वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया ब्याज प्राप्त कर सके तो धनराशि कितनी होगी, कितनी होगी नहीं कितनी है। ठीक है, धनराशि आपको पूछ रहा है तो मूलधन पूछ रहा है, तो 20 से राशि हो जा रही है 21। ठीक है, लेकिन समय आपको दिया है कितना, 2 वर्ष, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। तो आपको मैं बताता हूँ, ऐसा सेट में क्वेश्चन आता है तो ए आपको रिप्रेजेंट करता है मूलधन को, ये आपको अमाउंट यानी मिश्रधन को, और बीच का डिफरेंट जो होता है रिप्रेजेंट करता है सीआई को। ठीक है, तो सीआई आपको दिया है 410, क्वेश्चन में कितना का डिफरेंट 41 यूनिट का, लेकिन 41 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 410 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10। तो अब आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन 400 यूनिट है, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 4000 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे आपको सिंपल क्वेश्चन है सीआई का। सीआई में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7, बोले अल्फा बीटा किसी समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी के मूल हो, तो समीकरण x माइनस ए, अच्छा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है। यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर आपको इक्वेशन हल करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर अल्फा बीटा जब दिया है समीकरण इतना का मूल, तो समीकरण आपको इस प्रकार से है x माइनस ए और x माइनस बी। तो पूछ रहा है कि जब समीकरण x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जब अल्फा बीटा मूल था तो समीकरण बन रहा था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, सी कॉन्स्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और जब x माइनस अल्फा हो गया और x माइनस बीटा प्लस सी हो गया समीकरण, तो इसका आप जो मूल निकालोगे वो मूल आपका अल्फा बीटा नहीं होकर ए बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये होता है लॉजिक। ठीक है, बनाना चाहें तो आप पेज भर जाएगा, बनाते रह जाइएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी कोई बात की बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझो कि अल्फा बीटा दे रहा है तो समीकरण दे रहा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर जब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दे रहा है तो मूल कितना हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ए और बी कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8, बोला कि यदि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। मेरे दोस्त आपको हमेशा बताते हैं कि राशि को 100 मानिए और ये हो गया 3 गुना यानी 300, तो 20 का डिफरेंट क्या होता है, वही तो होता है एस आई, हो गया पी, हो गया अमाउंट, तो ये हो गया एस आई यानी कि 200, और 200 में बोल रहा है कि 5 वर्षों में 3 गुना, तो समय दिया है 5 वर्ष, तो आपको एस आई में हमेशा बताते हैं कि टी आर परसेंट छिपा होता है। ठीक है, यहाँ टी आर परसेंट छुपा है तो समय दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष तो रेट कितना हो जाएगा, 40 5 200, तो 5 से भागा दे दीजिए, 40% आपका हो जाएगा रेट। ठीक है, चाहो तो आप बेसिक से बना सकते हो, बेसिक से तो सब बनाते हैं, लेकिन आपको लॉजिक से बनाना है कि क्वेश्चन जो है सेकेंडों में बने। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आप उड़ा दीजिए स्क्रीन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9, बोला है 1 बटे में रूट 2 प्लस 1 बटे में रूट 3 प्लस 2 और प्लस 1 बटे में रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस डॉट 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 1 बटे में रूट 100 प्लस रूट 99 है। तो वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, 2 10 होगा कि 9 होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा इसके कंजुगेट से हम गुणा कर देते हैं। अरे मेरा दोस्त रूट 2 प्लस 1 का कंजुगेट क्या होगा, रूट 2 माइनस 1, माफ कीजिएगा रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो 1 बटे में रूट 2 प्लस 1 इसका कंजुगेट हो गया रूट 2 माइनस 1। परिमेयकरण आता है ना, आता है तो आप कुछ नहीं सोचिए, परिमेयकरण कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। उसी प्रकार से इसका भी परिमेयकरण कीजिए, तो हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 माइनस 2 यानी रूट 3 माइनस रूट 2 डॉट 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 आपको दिया है 1 बटे में 100 प्लस 99, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 99 बट्टे में 100 माइनस 99। ठीक है, तो ये देखो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 में से गया 1, तो ऊपर हो गया रूट 2 माइनस 1 और नीचे हो गया 1। उसी प्रकार से देखिए तो ए प्लस बी
और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री माइनस टू, सॉरी रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और रूट टू का स्क्वायर टू, तो थ्री में से टू गया वन, तो नीचे आ गया वन, तो ऊपर हो गया रूट थ्री माइनस रूट टू। इसी प्रकार से आपका ये सीरीज चलता जाएगा। तो ऊपर हो गया रूट 100 और माइनस 99, नीचे हो जाएगा 100 का स्क्वायर आपका 100, रूट 100 का स्क्वायर 100 और 99 का स्क्वायर हो जाएगा आपको अंडर 99 का स्क्वायर हो जाएगा 99, तो 100 में से 99 का एक। ये तो परिमेयकरण वाली बात है यार, मैं झूठे के समझा रहा हूँ आप सबको। यहाँ पर पैटर्न समझ लो। पैटर्न अब क्या है कि ये जो है पहले वाला जो है ऐसे कट रहा है, बाद वाला को काट दे रहा है, तो ये बाद वाला कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें पैटर्न पकड़ना होता है कि पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है। नहीं तो आप 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 100 तक लिखकर बनाओगे तब तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के पैटर्न पकड़ा जाता है। तो पैटर्न पकड़ा गया, तो अब बचा कितना, -1 और प्लस रूट 100। ठीक है, तो -1 और रूट 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10, रूट 100 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना होगा, वर्गमूल नहीं, स्क्वायर रूट निकालोगे तो वर्गमूल यार उसका हिंदी होता है। ठीक है, तो 10 में से एक गया 9, 9 आपका आंसर होगा, वही तो मैं बोला। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बोला एक व्यक्ति रुपये 380 में कुछ की समान वस्तुएं खरीदा, अधिक प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम खरीद पाता, वस्तुओं की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या है। वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने जान से हटा दिया कि इस क्वेश्चन को आपको SW दे दिया जाए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको SW में जल्दी से करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन बंदा इसका राइट आंसर बताता है। ऑप्शन रहेगा तो सब कोई दिमाग लगा लेगा, लेकिन विदाउट ऑप्शन का आप लोग करके इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जब इतना फास्ट और इतना जब भारी भारी क्वेश्चन आपको मैं शॉर्ट में सिखा देता हूँ तो इस क्वेश्चन को क्या यार, आप आपसे उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आप जवाब दीजिएगा। अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जिसमें 3 का अंक 3 बार और 5 का अंक 4 बार। ठीक है, तो 7 अंकों की संख्या को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 7, और उसमें क्या कर रहा है 3 अंक का 3 बार, तो इसको फैक्टोरियल 3 बार से खोजेंगे और 5 अंक का 4 बार। ठीक है, तो 5 अंक को खोज लीजिए, 5 अंक 5 अंक, तो इसको भी 5 फैक्टोरियल 5 से सजा दीजिए। देखो क्या बोल रहा है, बोला कि 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जिसमें 3 अंक का 3 बार, तो 3 अंक को ऐसे सजा दिए फैक्टोरियल 3 से, और 5 अंक का 4 बार तो फैक्टोरियल 5 से सजा दिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही है कि क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है यार, बुक भी मेरे पास नहीं है, प्रायिकता तो नहीं ना पूछा है। यहाँ पर प्रायिकता नहीं पूछा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ही गड़बड़ है। जिसमें 3 अंक का 3 बार, तो अंक थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ पर 3 बार आपको सजा रहा है तो फैक्टोरियल 3, और 5 अंक का 4 बार तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो अब तो इसे हल करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि यही आंसर है। ठीक है, लेकिन ये आंसर आपका नहीं है। देखो समझो, 7 अंक की ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जिसमें 3 अंक का 3 बार, तो 3 अंक का 3 बार, तो 3 अंक के 3 बार को सजाने के लिए फैक्टोरियल 3। उसी प्रकार से 5 का अंक 4 बार, तो 4 अंक को सजाएंगे फैक्टोरियल 4 तरीका से, और फैक्टोरियल 7 में हमें इन सबों को खोजना है, तो बट्टे में इतना कर दिए। ठीक है, तो अब हल तो कीजिए दया, हल करने के सिवा कुछ नहीं है। तो फैक्टोरियल 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 फैक्टोरियल 4, तो 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल को इससे इंडिकेट करते हैं या फिर ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और फैक्टोरियल का मतलब होता है, यहाँ 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यहीं आपको 7 को तोड़ दिए, तो 7 को लिख दिए 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दिए क्योंकि नीचे है 4 फैक्टोरियल कटाने के लिए। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 4 कैंसिल, 3 दूना के 6 7 5 आपका आ गया 35, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि एक व्यापारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर 45% अंकित मूल्य अंकित करता है। देखो छोटा क्या किया है, एक व्यापारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर 45% अंकित मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, वह कितने परसेंट लाभ अर्जित करता है। अधिक होगा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन मिसिंग है। अधिक मूल्य अंकित करता है, देखो अब समझो, MP
एसपी इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत सारा सेट में ऐसा क्वेश्चन आता है और मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ और शॉर्ट में भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट सीखिए। एमपी एसपी सीपी बोला है, सीपी से अंकित मूल को 45% एक्स्ट्रा दबा के रख दिया, तभी ना छूट देगा, ठीक है। इसी तरह दुकानदार का माता है, 100 रखना चाहिए था, सीपी 100 होना चाहिए था, लेकिन 45% एक्स्ट्रा रख दिया है एमपी, यानी 145। बोल रहा है कि 145 की वस्तु है, देखो तुमको छूट दे रहे हैं 20%। देखो उसको लाभ कैसे होता है, तो इस पर 20% छूट दे दिया, तो 20% छूट मानी 80/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 5 दूना के 10, 5 नवा 45, 29 चौके 4 नवा 36 के 6, 4 दूना के 8 3 11, 116। तो एसपी आ गया 116 और सीपी था 100 वे, तो कितना उसको लाभ हो गया, 16%। देखा कैसे कमाया, 16% लाभ हो गया। यहाँ पर 100 की वस्तु है, बढ़ा कर रख दिया 145, अब तुमको लुभाने के लिए कह रहा है 20% छूट दे रहे हैं, लेकिन तुमको क्या पता कि वो 100 का वस्तु है, उसको 145 अंकित किया है मेरे दोस्त। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल रहा है गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे। मनुष्य मतलब मेल फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। मनुष्य मतलब मनुष्य, ह्यूमन। बोला 1981 में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी हुई, परंतु कुल जनसंख्या जो है अनचेंज रहा, यानी अपरिवर्तित रहा। तो बताइए 1975 में पुरुषों की संख्या कितनी थी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। और एक चीज आपको हमेशा बताते हैं कि जब दो चीज दिया रहे और टोटल दिया रहे तो एवरेज आ रहे, सॉरी एलिगेशन दिखाने का सबसे बेस्ट आपको मुहूर्त होता है। मान लीजिए जैसे देखो 1975 की हम बात कर रहे हैं, उसमें पुरुष में कितना वृद्धि 10%, तो प्लस 10%, और स्त्री में कितना की कमी, तो 6%, यानी -6% ही आपको मेल है और फीमेल है। और टोटल में बोल रहा है कि कुछ परिवर्तन नहीं होता है, अनचेंज रहता है, तो वो आपका जीरो रहेगा, न तो वृद्धि न तो कमी। तो देखो तो 10 में से जीरो गया जीरो, और जीरो में से -6 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10। टोटल आपको नंबर ऑफ ह्यूमन कितना आ गया, यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो 5 3 8 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है आपको 2000 मनुष्य थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 2000, ठीक है 2000। तो अब पूछ रहा है कि 1975 में पुरुषों की संख्या, यानी 1975 में पुरुष कितना था 3 यूनिट, तो 2000 बट्टे में 8 मल्टीप्लाई बाई 3, कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कर दें, चलिए कर ही देते हैं। 8 से हो जाएगा आपको 8 दूना के 16, 8 पाँचे 40, 250, और 250 3 दूना के 6, 750, 750 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है यार, कैलकुलेशन तो आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट से होगा नहीं, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट से भी हो सकता है यार, क्योंकि यूनिट डिजिट एक ही में जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 14 14 14 14 14 14, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन 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 ही गायब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि दो स्थान ए और बी के बीच 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। देखो समझो समझो, ये पॉइंट ए है और ये बी है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये पॉइंट ए है और ये बी है। बोला है कि उनके बीच का डिस्टेंस जो है 300 मीटर है, 300 किलोमीटर है, माफ कीजिएगा 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ए जा रहा है बी की ओर, बी जा रहा है ए की ओर, और 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर आ जाती है, ठीक है। यानी 2.5 घंटा तक चला है, तो बोल रहा है एक की चाल जो है दूसरे की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। मान लीजिए इसका चाल x है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा x + 10, ठीक है। और ये दोनों आपको 2.5 घंटे तक चला। तो मेरे दोस्त आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि जब रेलगाड़ी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए समझिए कि जब दो आपको रेलगाड़ी या फिर दो स्कूटर, दो बस, जो दो कार, दो जीप जब अपोजिट डायरेक्शन में जाए, वो क्या कर रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है और बी से ए की तरफ एक जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं, देखो तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसका चाल जो है एड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो बड़े वाला के चाल में से हम लोग छोटे वाला के चाल को घटा लेंगे और उसे हम लोग बोलते हैं सापेक्ष वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर चाल टोटल कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा x इंटू
सॉरी इंटू नहीं, एक्स प्लस 10 टोटल चाल हो गया और ये चला आपको 2.5 घंटे, 2.5 घंटा चला। और अब बोल रहा है डिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर रह जाता है, तो 300 में से 25 किलोमीटर माइनस कर लो, 300 में से 25 किलोमीटर माइनस कर लो, यानी 75, 300 275 किलोमीटर अभी चलना है। सॉरी बढ़ते हैं, 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। अच्छा, बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है, तो 25 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर लो यार, टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो 300 माइनस से हो जाएगा 25, तो हो गया 275। अब तो भयंकर कैलकुलेशन आ गया, कीजिए। ये कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो 2.5 दूना के 5x प्लस हो जाएगा 2.5, 25 दाम में 250, तो 25 बराबर हो जाएगा 275। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 275 में से 25 गया 250, 250 बट्टे में 5 यानी कि 50, x बराबर आपको 50 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि एक का स्पीड एक से दूसरे से 10 मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर घंटा अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया 50-60। फिर से समझा दें यार, इसको 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटा लगभग लग जाता है 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 बोला है प्रोबेबिलिटी, देखो परिकता को परिकते में लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी से एक अक्षर रैंडमली चूज किया जाता है, तो इसके स्वर होने की परिकता निम्न में से कौन है। तो स्वर कितना है देखो, तो ओ स्वर है, ए स्वर है, आई स्वर है, ए ई आई ओ यू, ये तो पता होगा ना, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, उसके बाद आई है, 4 स्वर हो गया। तो इसको कैसे सजाएंगे, ओ ए आई आई। तो स्वर के अनुकूल परिणामों की संख्या, 1 मिनट होना गया यहाँ पर, 1 मिनट, ठीक है ना। क्या समझा रहे थे, प्रोबेबिलिटी से एक अक्षर रेंडमली चूज किया जाता है, तो इसके स्वर होने की परिकता निम्न में से कौन है। तो स्वर होने के अनुकूल परिणामों की संख्या और टोटल परिणामों की संख्या, यही तो परिकता होती है। टोटल परिणाम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, और स्वर होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बट्टे में 11। अरे मेरा दोस्त, पीई बराबर होता है एनई बटे में एनएस, ठीक है। इसी को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि पारिकता बराबर होता है, जो निकालना रहता है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में टोटल परिणामों की संख्या। तो टोटल परिणाम कितना है 11, और निकालना है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या है 4, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें लेना है स्वर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि ट्रेन में खड़े एक व्यक्ति ने 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट की गिनती करता है। देखो बंदा को कोई काम नहीं है, वो सिर्फ वही गिन रहा है। अगर इसके बीच की दूरी 50 मीटर है, तो ट्रेन किस गति से दौड़ रहा है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा आपको, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई चाल, यानी डी बाई वी। डिस्टेंस कितना हो गया, इनके बीच की दूरी 50-50 मीटर पर वो पोल लगा हुआ है टेलीफोन पोस्ट, और 21 को गिन दिया, तो डिस्टेंस हो गया आपको 50 मल्टीप्लाई बाई 21 मीटर। ये आ गया मीटर में, लेकिन हमें आंसर लिखना है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे दिया जाता है, तो 1000 से भाग दे दिए, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्टेंस। और चाल कितना दिया है, पोस्ट की गिनती करता है, अगर इसके बीच की दूरी 50 मीटर है, तो ट्रेन किस गति से दौड़ रहा है। समय नहीं दिया, चाल नहीं दिया क्या, अच्छा क्या चाल तो निकालना है यार। v बराबर आपको हो जाएगा d बाई टी, टी देना चाहिए। तो 1 मिनट में, यहाँ पर देखो 1 मिनट दिया है, तो 1 मिनट मतलब क्या, यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा में हमको आंसर लिखना है। तो 1 मिनट मतलब इसको हम घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मिनट को घंटा में कैसे कन्वर्ट करते हो, 60 से भागा दे दो, घंटा हो जाएगा, तो 1 बट्टे में 60, बस यहीं हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 21 बट्टे में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार बट्टे में 60 बट्टे में 1, तो 1 1 2 2 शून्य कैंसिल, 5 दूना के 10 और 2 तिहाई 6, 21 तिहाई 63 किलोमीटर पर घंटा, 63 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चाल बराबर दूरी बटे में समय, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि बी का वर्तमान वेतन वे के वर्तमान वेतन का 80% है। यदि ए के वर्तमान वेतन में 10% और बी के वर्तमान वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी के बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। जैसे देखो बी है और ए है,
बोला है कि बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। मान लीजिए कि ये 100% है, तो बी बोल रहा है उसका 80%, तो 80% हो जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज को गोली मार दो, रेशियो कितना आ गया 100, 80 100 का रेशियो आ गया, 80 100 का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए के वेतन में 10% की वृद्धि, तो इसमें 10% बढ़ा दो, तो 100 में 10% बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 और 100 में 10% बढ़ा रहे हैं तो 110। इसमें क्या करना है नेक्स्ट, बोल रहा है बी के वेतन में 20% की वृद्धि, तो 80 का 10% हो गया 8। देखो यहाँ पर 80 का 10% कितना हो गया 10 दाम में 100 यानी 8, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा 16, तो 16 वृद्धि कर दो तो 80 10 90 96 हो जाएगा, यानी 20% वृद्धि यानी कि 96। तो अब पूछ रहा है इसका अनुपात क्या होगा, बढ़े हुए वेतन का अनुपात, तो कितना हो जाएगा, कुछ कटेगा 48 55 2 से कटा दिए, तो 48 55 मार लो, 48 55 48 55 क्या दिया है 55 48, बेवकूफ। अच्छा यहाँ पर ए बी पूछ रहा है, यहाँ पर हम बी ए निकाले हैं तो ए बी कितना हो जाएगा 55 48 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वाला बेवकूफ नहीं है, खुद में बेवकूफ हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट बोला है 2 1 2 1 2 3 5 7 4 3 5 2 4 कुछ भी दिया रहे और उसका पूछे कि रेंज रेंज ऑफ दिस डाटा इज, तो मेरे दोस्त रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे ज़्यादा जो होता है और उसमें से सबसे जो कम होता है उसको माइनस कर देते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है, अरे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है रेंज। ठीक है, उसे हिंदी में परिसर बोलते हैं क्या, पता नहीं, रेंज समझो। ठीक है, तो 7 सबसे अधिक हो गया और सबसे कम कौन है 1, तो 7 में से 1 गया कितना हुआ 6 6। आइए क्वेश्चन नंबर 19। बोला है कि एक टैंक दूध से पूरा भरा है, यहाँ पर लिखा है भरा, वाह क्या टाइपिंग एरर है, भरा है, उसका आधा दूध बेचकर उसमें पानी से भरकर पूरा कर दिया गया, पुनः आधा दूध बेचकर उसे पानी से भरकर पूरा कर दिया गया, तीसरा बार उसे फिर आधा बेचकर पानी से पूरा कर दिया गया। इस स्थिति में टैंक के अंदर दूध का प्रतिशत बताओ। देखो पहले तो 100% था, उसमें से आधा बेचा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर लेने दो। ठीक है 100 था और बोल रहा है कि उसका आधा भाग दूध बेचकर उसे पानी से भर दिया, यानी 50 बेचकर 50 भर दिया, तो 50 दूध हो जाएगा 50 पानी। ठीक है, दूध 50 रहा। बोला है पुनः आधा दूध बेचकर उसे पानी से भर दिया गया, देखो फिर 50 में आधा दूध बेच दिया तो हो गया 25 और 25 आपको पानी हो गया। फिर बोल रहा है कि तीसरा बार उसे फिर आधा दूध बेचकर और पानी भर दिया गया, तीसरा बार 25 आधा फिर बेच दिया तो 12.5, यानी 12 से 1/2% दूध हो जाएगा और 12 सही 1/2% पानी हो जाएगा, आधा पानी से भर देता है। तो इस स्थिति में टैंक के अंदर दूध का प्रतिशत बताएं, तो 100 का 12.5% कितना होगा 12.5 ही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12.5%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बोला है 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब का योग कितना होगा, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा और जुगाड़ लगाने में तो आप लोग माहिर हो। जैसे देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से तो स्टार्ट है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। अब तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 टू दी पावर 2 यानी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा n कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 1 11 बट्टे में हो जाएगा आपको 2 और टोटल का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 5 10 11 5 55 का स्क्वायर कितना हो गया 50 25 और 5 6 30 30 25 हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि इतना 30 25 कब आया, जब हम इतना एक्स्ट्रा ऐड किए तब ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो उसको घटाना तो पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो इसका कितना हो जाएगा n बराबर आप तो 4 हो गया, तो इसी फॉर्मूला पर बैठा दो, तो n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर, तो 4 5 20 बट्टे में 2 10 का स्क्वायर यानी 100, तो 100 को माइनस कर लो, तो 100 का माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 2925। 2925 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27 42 63 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे।
यहाँ से कोई एक संख्या चूज कर लो और उसमें 21 से भाग देते जाओ, और सॉरी 27, 42, 63, 84 से भाग देते जाओ और देखो कि 21 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर भयंकर भयंकर आपको डाटा दिया गया है, तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल कर 21 जोड़ नहीं दोगे, एलसीएम ऑफ दिस यानी इतना का और प्लस 21 निकाल लो। एक एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे ज्यादा वाला ले लेते हैं और उसका फैक्टर कर देते हैं। तो 84 का 12 साते 84, तो 3 चौके 12 साते 84, और उसमें हम टोटल संख्या को खोजते हैं। तो 63 कितना हो जाएगा, 9 साते 63, तो 9 साते 63, तो 7 तिया 21 बच रहा है, 21 तिया 63, तो 3 आपको नहीं है तो 3 को इंक्लूड कर दिए, 42, 7 6 के 42, या फिर 21 दूना के 42, तो 21 मिल रहा है, 7 तिया 21 मिल रहा है और 2 इसमें भी मिल रहा है, 21 दूना के 42, 42 इसमें आपको इंक्लूड है। ठीक है, आपको शॉर्ट बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का। 27, तो 27 कितना होता है, 29 27, तो 3 तिया 9 और 3 नहीं मिल रहा है तो 3 को आप इंक्लूड कर दो। आप चाहो तो बेसिक से निकाल लो या फिर इस दिमाग से निकाल लो, एलसीएम निकालना आपको नहीं आएगा इस मेथड से तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 तिया 12 साते 84, 9 84 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 9 चौके 36 के 6, 9 8 72, 3 75, 756, लेकिन 21 शेष बच रहा है, तो 21 शेष बचने के लिए तो पूरा पूरा कट जाएगा 756, तो 21 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 1 7, 5 2 7, 7 का 7, 777, बहुत बढ़िया नंबर आ गया यार 777। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 777। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि ए किसी काम को 2.5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकता है, और उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 5/2 दिन पहले ए ने काम छोड़कर जाना पड़ा। ये बीमार उमार पड़ गया होगा बेचारा। तो ए ने कितने दिन काम किया, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बोल रहा है 2.5 दिन, बी बोल रहा है 7.5 दिन, तो ए और बी का एलसीएम कितना हो गया, 7.5, 7.5, और इसको हम मान लेते हैं टोटल वर्क। एलसीएम लेकर हम टोटल वर्क मानते हैं, एलसीएम है ये टोटल वर्क मानते हैं। और आप तो कहोगे कि सर दशमलव का एलसीएम इस तरह थोड़ी निकलता है, 2.5 और 7.5 का एलसीएम 7.5। मेरे दोस्त यहाँ पर एक्चुअल एलसीएम नहीं निकाला जाता है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक आइडिया लिया जाता है, मल्टीपल में कुछ ले लिया जाता है। ठीक है, हम 7.5 के जगह पर 15 ले सकते, 30 ले सकते, 60, 120, 240, 480 कुछ भी ले सकते, आपका क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एलसीएम पर नहीं जाइए। ठीक है, सिर्फ 25 यानी 2.5 और 7.5 का मल्टीपल होना चाहिए, बस हमें यही सोचना है, ये एक्चुअल एलसीएम नहीं होता है। तो आइए समझिए, बोला है व्यक्ति ए ने किसी काम को 2.5 दिन में पूरा कर सकता है और वहीं बी उसी काम को करने में 7.5 दिन का समय लेता है। सही है भाई, तो उन्होंने अब इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क बटे में डे, तो 75 बटे में 25 यानी कि 3, 75 बटे में 75 यानी कि 1 आपका इफिशियंसी आ गया। बोला कि उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से 5.5 दिन पहले ए छोड़ दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक काम करना है और यहाँ से आपको 5.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो ए काम छोड़ देगा तो बी तो काम करेगा उतना, तभी तो पूरा होगा। तो ए के एफिशिएंसी से बी कितना काम करेगा, 5.5 दिन, तो कितना काम कर देगा, तो 5.5 यूनिट। तो 7.5 यूनिट टोटल वर्क है, उसमें से 5.5 घटा लीजिए, तो 2.5 काम आपको 2 काम आपको करना है। तो इससे पहले तो ए और बी दोनों कर रहा था, तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों कर रहा था, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 के एफिशिएंसी से 2 वर्क करना है, तो वर्क बटे में आपको एफिशिएंसी, तो डे हो जाएगा यानी 1/2 डे। तो यही तो पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया, तो बी के साथ काम कर रहा था, तो और ए और बी साथ साथ काम किया आधा दिन, तो आधा दिन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को तो मैं लगभग हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और उसको मैं डील करता हूँ आपको बेसिक से। ठीक है, एकदम आसानी से। तो उम्मीद करते हैं कि जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बोला एक चतुर्भुज के 2 कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 65 डिग्री है, तो दूसरे कोण भी बराबर हैं, तो इन कोणों का मान क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन में कुछ एरर है। एक चतुर्भुज के 2 कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 65 डिग्री है, 2 कोण में से प्रत्येक कोण का मान 65 डिग्री है। ए 65 हो सकता है तो ए 65 हो सकता है, यहाँ पर मेंटेन नहीं किया है देखो, या फिर ए 65 हो सकता है तो ए 65 हो सकता है। दूसरे कोण को देखो, बोल रहा है दूसरे को कोण भी बराबर है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा है। दूसरे को कोण भी बराबर है, इन कोणों का मान ज्ञात करें, यानी ए कोण भी दोनों बराबर है। ठीक है, तो 65 कितना हो गया, टोटल मेरे दोस्त चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है,
तो 360 डिग्री का, हालांकि मेरा भी लॉजिक सही है, क्वेश्चन भी सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लैंग्वेज उल्टा 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 पटांग जैसा लिख दिया है। तो 360 डिग्री का, 1 मिनट यार, 360 डिग्री का और 65 गुना के कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 16, 6 गुना के 12 1 13, 130 हो जाएगा। तो जीरो कैंसिल, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 230 हो गया। तो ये बोल रहा है कि ये भी दोनों कोण बराबर है, तो 115 115 का होगा, 115 115, ये भी कंडीशन लेंगे तो 115 115, ठीक है। तो आपका 115 115 आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक नाव धारा के बहाव की ओर 12 किलोमीटर पर आवर की दूरी से चलने में 1 घंटा लेती है। मान लो कि नाव की चाल, हमेशा बोलते हैं कि x मानिए और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बोला है कि नाव बहाव की ओर 12 किलोमीटर की दूरी चलने में 1 घंटा लेती है, यानी दूरी बाई चाल और दूरी बाई समय 12/1 बराबर हो जाएगा। बहाव के साथ तो चाल ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई। अब बोला है लौटने में इसको 4 घंटा समय लगता है, तो लौटेगा तो 4 घंटा समय लेगा, तो दूरी कितना है 12/4 यानी कि 3 घंटा समय लेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12/4, चाल हो गया आपको। तो ये लौट रहा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में लौटेगा। तो अब बोल रहा है कि खड़े पानी में 8 किलोमीटर चलने में आसन्न कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी खड़ा पानी शांत जल में 8 किलोमीटर चलेगा तो कितना आपको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स का वैल्यू, यानी नाव की गति। नाव की गति, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे काम है, नाव की गति इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा 3 और एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स माइनस वाई 3 और एक्स प्लस वाई 12। तो आपको एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ के 2 से भाग दो तो 12 3 15 और 12 3 15, 12 3 15, 12 3 15 बटे में 2 यानी 7.5। एक्स बराबर आपका आ गया 7.5 किलोमीटर पर घंटा और दूरी दिया है 8। तो दूरी बाई चाल समय हो जाएगा, दूरी बाई चाल यानी 7.5। तो 75/10 कर देते हैं ऊपर, तो हो जाएगा 10 से 5 दूना के 10, 5 से 15, 8 दूना के 16 बाई 15 यानी 15 एकम 15, 1 घंटा बचा कितना 1 घंटा, तो 1 बचा तो 60 से गुणा कर देते हैं, यानी मिनट में आप कर रहे हैं तो 15 चौके 60 यानी 1 घंटा 4 मिनट आपको लगा, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में हूँ, ठीक है। तो 1 घंटा 4 मिनट, 1 घंटा 4 मिनट है नहीं तो 1 घंटा मार लीजिए लगभग में। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला है कि यदि नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी 5 लीटर पर सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। जब हौज पूर्णतः खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 100 मिनट में हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता देखो, ए ले रहा है 20 मिनट और ए के साथ जब बी आ जाता है जो खाली करने वाला है तो हौज 100 मिनट में भर जाता है, ठीक है। तो 20 और 100 का एलसीएम 100, 20 5 100, एफिशिएंसी निकाल दे रहे हैं। ये हो गया टोटल कैपेसिटी, तो 100 100 100 और हो जाएगा 100 एकम 100। तो ए का एफिशिएंसी 5 है तो बी का एफिशिएंसी -4 होना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 4 घटेगा तभी तो 1 आएगा, क्योंकि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 1 है। अब क्या बोल रहा है कि जबकि बी 5 लीटर पर सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है, तो टोटल पानी आपको 100 लीटर, आपको 100 यूनिट निकालना है तो कितना समय लगेगा 100/4 यानी 25 मिनट। मिनट समय लिया बंदा, वो नल बी। तो बोला है कि 5 लीटर पर सेकेंड की दर से पानी निकालता है, तो हौज की क्षमता क्या है। देखो 1 सेकेंड में पानी निकाल रहा है 5 लीटर, तो टोटल पानी निकालने में उसको लग रहा है 25 मिनट। तो 25 मिनट मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड में कितना पानी निकालेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 60 लीटर। तो कितना हो जाएगा 25 5 125, 125 छके 125 में 6 से गुणा कर लो यार, 25 छके कितना हो जाएगा 25 5 125, 25 छके 300, 3 5 1500। यहाँ पर जितने जल्दी में रहोगे ना उतना कैलकुलेशन गलत होगा। 25 5 छके 30 के 16, 6 दूनी के 12 3 15 यानी 25 छके 150, 5 750, 750 वाला ऑप्शन ले लो, एक जीरो बैठा लो, यानी कि 7,500 लीटर आपका आंसर हो जाएगा बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेट 25 लेकर। थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।